नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ रहस्य, रोमांच, एक्शन, थ्रिलर उपन्यास खून के छींटे। ये कर्नल रंजीत का लिखा उपन्यास है जो मेजर बलवंत सीरीज में आता है। इसमें जासूस मेजर बलवंत एक हत्या की कड़ी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और अलग तरीकों से इधर उधर भटकते हुए ऐसा लग रहा है कि वो हत्या की गुत्थी सुलझाने के करीब आ गए हैं। सुनिए इस एपिसोड में, जो है एपिसोड नंबर 6। दफ्तर वापस जाते हुए मेजर कोई शेर गुनगुना रहा था। वो खुश था। उसके चेहरे से उसके दिल के अंदर की खुशी छलक रही थी। आज सुबह जब उसने चौधरी साहब की हत्या के केस का अपने दिमाग में नए सिरे से विश्लेषण किया तो उसे खोई हुई कड़ी मिल गई थी और उसकी सोची समझी कहानी लगभग पूरी हो गई थी। सोनिया ने मेजर को कार से उतरते हुए देखा तो वो समझ गई कि मेजर अपने काम में कामयाब होकर लौटा है। वो सिटी में जा रहा था और उसकी सूटी में कोई अंग्रेजी धुन बज रही थी। सोनिया ने कहा, आप तो नाचते हुए आ रहे हैं। गीत और नाच ये आदमी की खुशी को प्रकट करते हैं सोनिया, मेजर ने अपनी मेज की ओर बढ़ते हुए कहा। उसने मेज की एक दराज खोली और उसमें से 4 फिल्में निकाली थी। ये वो फिल्में थी जिनको वो कृष्णमूर्ति के स्टूडियो से उठाकर लाया था और मेज की दराज में रखने के बाद बिल्कुल भूल सा गया था। सोनिया, तुम एक काम करो, अभी वीनस स्टूडियो चली जाओ। ये स्टूडियो हार्डवी रोड पर है। इसका मालिक बहुत अच्छा फोटोग्राफर है और मेरा दोस्त है। उससे ये फिल्में डेवलप करा लो। उसके पास धुली फिल्मों को सुखाने की मशीन भी है। उससे प्रिंट निकलवा कर ले आओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सोनिया फिल्में लेकर चली गई। सोनिया के जाने के बाद मेजर ने अशोक से कहा, अशोक, तुम्हें अंधेरी नहीं जाना है? जाना है, अशोक बोला। वहां शोभा और अंजना अकेली हैं। रात को मेरा वहां होना बहुत जरूरी है। घबराने की जरूरत नहीं है अशोक, अब उनका कोई खतरा नहीं। बस एक और जिंदगी खतरे में है और उसकी हिफाजत जरूरी है। अशोक ने पूछा, किसकी जिंदगी खतरे में है? रक्षा शाहनी की। और आज की रात तुम्हें उसकी कोठी पर पहरा देना होगा। तुम्हें पूरा यकीन है कि शोभा और अंजना की जिंदगी खतरे में नहीं है? हाँ, वैसे भी आज रात को उस इलाके में मुझे एक जरूरी काम है, मेजर ने कहा। मैं उनको देखने के बाद ही वापस आऊंगा। अशोक को जब शोभा और अंजना की ओर से इत्मीनान हो गया तो उसने कहा, मुझे क्या रक्षा साहनी की कोठी पर सिर्फ पहरा देना होगा या उससे जाकर मिलना भी होगा? मेजर ने झल्ला कर कहा, मिलने की कोई जरूरत नहीं है यार। रक्षा साहनी को ये बिल्कुल पता मत लगने देना कि तुम उसकी कोठी के आसपास मौजूद हो। क्या मुझे उसकी कोठी के बाहर रहना होगा? मेजर को गुस्सा आ गया, लेकिन वो अपने गुस्से को पीकर बोला, तुम्हारी अक्ल इन दिनों को ज्यादा मोटी हो गई है अशोक। तुम्हें अंधेरे में रक्षा शाहनी की कोठी पर जाना होगा। उसके बाग में एक ठीक ठाक जगह देखकर मोर्चा बंदी लेकर बैठ जाना। तुम्हारे साथ क्रोकोडाइल होगा और आज तुम्हें इजाजत है कि अगर मामला ज्यादा पेचीदा होता दिखाई दे तो तुम हमलावर पर गोली चला सकते हो। अपने हाथ में ट्रांसमीटर घड़ी बांध कर जाना। अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत हो तो मुझे सूचना देना। मैं जहां कहीं भी होऊंगा तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। अशोक ने मेजर की हिदायतें बड़े ध्यान से सुनी और ट्रांसमीटर घड़ी कलाई पर बांधने के लिए पिछले कमरे में चला गया। फिर उसने क्रोकोडाइल को उसके दड़बे में से बाहर निकाला और उसे अपने साथ लेकर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे टैक्सी लेनी थी। अशोक के जाने के बाद मेजर ने अपनी जेब में से वो मोती निकाला जो अशोक को चौधरी साहब के कमरे में खुले ट्रंक के पास मिला था। मेजर ने उसे उछालकर अपनी हथेली पर ले लिया और फिर अपने आप से बोला, ये जासूसी बहुत अद्भुत चीज है। अक्सर बड़े से बड़े सुराग किसी काम नहीं आते और कभी कभी मामूली सा सुराग कातिल के ठिकाने तक ले आता है। फिर मेजर ने अपनी नौकरानी को कॉफी बनाने का आदेश दिया और वो मोती अपनी जेब में रख लिया। वो वापस आकर आराम कुर्सी पर बैठ गया।
वो अभी तक अपने आप से बातें कर रहा था। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। इस समय तो मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। वैसे तो आज की रात मुझे एक खतरनाक मुहिम पर जाना होगा। खतरा मोल लेने और उससे बच निकलने में कितना मजा आता है। नौकरानी कॉफी का प्याला लेकर आई और मेजर कॉफी इस तरह पीने लगा जैसे विस्की पी रहा हो। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखा। सोनिया को गए हुए 2 घंटे हो चुके थे। उसे कोई जल्दी नहीं थी। आज उसे रात के 10 बजे एक खतरनाक मुहिम पर जाना था। अचानक उसने सोचा कि तब तक उसे अपनी मुहिम पर जाने की तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। वो पिछले कमरे में चला गया। मेजर का यह पिछला कमरा एक अजायब घर जैसा था। उसमें वो अपने हथियार रखा करता था। उसने एक अलमारी से रबर का लिबास निकाला। ये बड़ा चमकीला था। रोशनी में इस तरह चमक रहा था जैसे रबर बहुत चिकनी हो। मेजर ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी निकाल ली। उसके बाद उसने एक अलमारी से बिजली का एक लैंप निकाला। उसने उसका बटन दबाकर उसे टेस्ट किया। बटन दबाते ही उस लैंप से शोले निकलने लगे। मेजर की आंखों में खुशी की चमक पैदा हो गई। उसने बिजली का लैंप भी रबर के लिबास के पास रख दिया। तीसरी अलमारी से उसने एक छोटी सी कंघी के बराबर लोहा काटने वाली आरी निकाली। इन सब चीजों को एक जगह जमा करने के बाद वो फिर अपने दफ्तर में आ गया और मन बहलाने के लिए किताब पढ़ने लगा। किताब पढ़ते हुए 1 घंटा बीत गया। उसने मेजर ने किताब पर से नजर उठाकर सामने की दीवार पर टंगे क्लॉक की ओर देखा। उसमें रात के 9 बजे थे और उस मुहिम पर जाने में भी 1 घंटा बाकी रह गया था। उसने नौकरानी को हिदायत कर दी थी कि वो ठीक 9:30 बजे खाना ले आए। तभी बाहर हल्के कदमों की आहट सुनाई दी और फिर सोनिया ने दफ्तर में कदम रखा। उसने अपने पर्स से कुछ लिफाफे निकालकर मेज पर रख दिए और बोली, बेकार इतना वक्त बर्बाद किया गया। 2 फिल्में तो बिल्कुल स्याह निकली। पूरी एक फिल्म किसी लड़की की है जो नहाने के बाद तौलिया लपेटे बाथरूम से निकली है। उसके शरीर पर पानी की मोटी मोटी बूंदें अभी तक मौजूद हैं। ऐसा मालूम होता है कि ये फोटो किसी साबुन के एडवर्टीजमेंट के लिए खींची गई है। चौथी फिल्म कुछ बच्चों की है जो शायद बच्चे को तंदुरुस्त रखने वाले किसी दवा के विज्ञापन के लिए खींची गई है। मेजर सोनिया की ये बातें सुनकर बहुत ही निराश हुआ। उसने लिफाफे में प्रिंट्स की ओर हाथ तक नहीं बढ़ाया। कुछ देर के बाद उसने कहा, सोनिया, आज तुम मेरे साथ खाना खाओ और फिर घर चली जाओ। अपनी ट्रांसमीटर घड़ी अपनी कलाई पर बांधे रखना। आज मैं एक खतरनाक मुहिम पर जा रहा हूं। शायद मुझे अपनी हेल्प के लिए तुमको बुलाना पड़े। तुम 12:30 बजे रात तक जागती रहना। अगर मेरी तरफ से कोई मैसेज न मिले तो फिर सो जाना। थोड़ी देर के बाद नौकरानी खाना ले आई और उन दोनों ने एक साथ खाना खाया। खाना खा चुकने के बाद सोनिया चली गई और मेजर ने वो सारा सामान जो उसने सोनिया के आने के पहले अलमारियों में से निकाला था थैले में डाल लिया और एक छोटी सी टॉर्च जेब में रख ली। ठीक 10 बजे अपनी कार में बैठकर मेजर उस मुहिम पर रवाना हो गया। 11 बजे अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उसने अपनी कार अंधेरे में एक पेड़ के पीछे खड़ी कर दी। फिर कार की तमाम बत्तियां बुझाईं और अपना लिबास बदलने लगा। 10 मिनट के बाद मेजर की कार से जो एक आदमी निकला वो एक बनमानुष मालूम हो रहा था। वो बनमानुष रोशनी से बचता हुआ अंधेरे में चल रहा था। उसे अधिक दूर नहीं जाना पड़ा। वो एक बंगले के पास पहुंचकर रुक गया। बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। बनमानुष कुछ देर तक बिना हिले डुले खड़ा रहा। फिर उसने हाथ में पकड़ी हुई थैली से टॉर्च निकाली, उसे एक पल के लिए जलाया, फिर बुझा दिया। अब वो बंगले के पिछवाड़े की तरफ जा रहा था। बंगले की पिछली दीवार बहुत ऊंची थी। उस दीवार के सहारे ऊपर तक लोहे का एक पाइप जा रहा था। बनमानुष ने अपनी थैली की रस्सी मुंह में दबाई और पाइप के सहारे इस तरह ऊपर की ओर चढ़ने लगा जैसे कोई साधारण आदमी सीढ़ियों पर चढ़ता है। वो 5 मिनट में अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उसने दीवार पर से बंगले के अंदर इस तरह छलांग लगाई कि उसके कूदने की आवाज तक सुनाई नहीं दी।
बनमानुस ने दोबारा थैली अपने हाथ में ले ली और ऊपरी मंजिल से, जहां कोई नहीं था, सीढ़ियां उतरकर निचली मंजिल पर पहुंच गया, जहां बहुत से कमरे थे। वे तमाम कमरे बंद थे। बनमानुस हर एक कमरे के दरवाजे से अपना दाहिना कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करता था और फिर आगे बढ़ जाता था। एक कमरे के दरवाजे के साथ उसने अपना दाहिना कान लगाया और फिर थोड़ा सा हट गया। उसने अपनी थैली खोली, उसमें से बिजली का लैंप निकाला और उसका बटन दबा दिया। लैंप में से शोले निकलने लगे। उसने लैंप का रुख दरवाजे की ओर फेर दिया। 2 मिनट में दरवाजे का वो हिस्सा जल गया जिस पर लैंप के शोले पड़ रहे थे। उस जगह एक सुराख हो गया। बनमानुस ने उस सुराख में हाथ डालकर दरवाजे के अंदर की चिटकिनी बहुत धीरे से खोल दी। फिर कोई आवाज पैदा नहीं हुई। बिजली का लैंप पहले ही वो बुझा चुका था। उसने लैंप को थैली में डाल लिया और थैली में से एक रूमाल निकालकर अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद उसने धीरे से दरवाजा खोला और कमरे के अंदर चला गया। वो एक कमरे में पलंग के पास गया जिस पर चादर ओढ़े कोई सो रहा था। कमरे में सीलिंग फैन चल रहा था और 0 वाट का बल्ब जल रहा था। उसकी मध्यम रोशनी में बनमानुस ने सोने वाले की ओर देखा। उसका आधा मुंह चादर से ढका हुआ था। बनमानुस साथ में पकड़ा हुआ रुमाल उस आदमी की नाक के पास ले गया और फिर उसने रुमाल को उस आदमी की नाक पर से उठाकर दोबारा अपनी थैली में रख लिया। अब उसने बड़े इत्मीनान से कमरे का निरीक्षण किया। एक कोने में एक फौलादी तिजोरी रखी हुई थी। वो उसके पास पहुंचा और बड़े ध्यान से उसे देखने लगा। उसमें नंबरों वाला ताला लगा हुआ था। जब तक एक खास कॉम्बिनेशन न मिलाया जाए उसे खोलना कठिन था। वो तिजोरी को देखने के बाद मुड़ा। उसने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह बंद किया। थैली एक कुर्सी पर रख दी। उसने बिजली का लैंप फिर निकाला और उसे लेकर तिजोरी के पास चला गया। उसने लैंप का बटन दबा दिया। लैंप से शोले निकलने लगे। 10 मिनट में तिजोरी के नंबर वाले ताले की जगह लाल हो गई। उसने थैली में से कंघी जैसी आरी निकाली। तिजोरी के उस स्थान पर वो आरी चलाने लगा जो लाल हो चुका था। 5 मिनट के बाद ताला कट गया। उसने आरी फिर थैली में रख ली और फिर हाथ बढ़ाकर तिजोरी का दरवाजा खोल दिया और टॉर्च की रोशनी में तिजोरी का निरीक्षण करने लगा। तिजोरी में कुछ रुपए और रोजाना पहने जाने वाले कुछ जेवर रखे थे। उसने रुपए और जेवर उठाए और थैली में डाल लिए। थैली में बिजली का लैंप रखने के बाद उसने अंगड़ाई ली और आराम से सोए हुए आदमी की ओर देखकर मुस्कुराया। वो आदमी का मुंह चादर से बाहर था। उसे मालूम कर पाना कठिन था कि सोने वाला आदमी है या औरत। बनमानुस ने अपनी थैली उठाई और जिस रास्ते से बंगले में पहुंचा था उसी रास्ते से होता हुआ वो उस बंगले की ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया और फिर वहां से पाइप के सहारे उतरता हुआ धरती पर आ गया। फिर वो तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ उस कार की ओर बढ़ा जो अंधेरे में एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। वो कार में जा बैठा और अंधेरे में बैठा बैठा न जाने क्या क्या करता रहा। कुछ मिनट बाद जब कार के भीतर की बत्ती जली तो ड्राइविंग सीट पर मेजर बलवंत बैठा हुआ था। आधे घंटे के बाद वो चौधरी हरिवंश राय के बंगले पर पहुंचा। वहां भी अंधेरा और गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। कार की आवाज सुनकर चौधरी साहब का एक नौकर अपनी चारपाई पर उठकर बैठ गया और जब मेजर ने कार रोकी तो वो मेजर के पास पहुंच गया। उसने मेजर को पहचान लिया क्योंकि मेजर पहले भी 2 बार बंगले में आ चुका था। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम जाग रहे हो, मेजर ने उस नौकर से कहा। इतने में ऊपरी मंजिल के एक कमरे की बत्ती जल उठी। फिर कमरे का दरवाजा खुला और शोभा बाहर निकल आई। उसने छज्जे पर आकर नौकर को आवाज देते हुए पूछा, रघुनंदन कौन है? फिर शोभा ने कार के अंदर जलती हुई बत्ती की रोशनी में ड्राइविंग सीट पर मेजर बलवंत को बैठे हुए देखा तो बोली, ओह मेजर साहब ठहरिए, मैं आ रही हूं। मेजर ने कार में से निकलते हुए कहा, आपको नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही ऊपर आ रहा हूं। मेजर ऊपर पहुंच गया। उसने कमरे में पड़े सोफे पर बैठते हुए कहा, सिर्फ आज ही रात आप सावधान रहिए। आपके 3 नौकर हैं,
मैं तीनों को जगाया जाता हूँ और उनसे कह जाता हूँ कि 2 आदमी बारी बारी पहरा देते रहे। एक आदमी बाग में रहे और एक बंगले के सामने वाले हिस्से में घूमता रहे। आप भी बत्ती बुझाकर मत सोइए। अगर आज की रात आप जागते हुए काट सकें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद मेजर ने अपनी कोट की जेब में हाथ डालकर एक रिवॉल्वर और एक पिस्तौल निकाला। रिवॉल्वर तो उसने वापस जेब में रख लिया, लेकिन पिस्तौल खोलकर उसमें भरी हुई गोलियों की जांच की और अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद पिस्तौल शोभा की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह ऑटोमेटिक पिस्टल है और बहुत हल्का है। इसे आप अपने पास रख लीजिए। इसे चलाने के लिए अभ्यास और अनुभव की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिगर दबाना काफी है। शोभा ने पिस्तौल लेकर मेजर को धन्यवाद दिया। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। कल अशोक को आपके पास भेज दूंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि हम आपके एहसानों का बदला कैसे चुका पाएंगे, शोभा ने कहा। कोई किसी पर एहसान नहीं करता। हर आदमी का काम किसी न किसी के सहारे से होता है और वह खुद भी किसी काम का आधार बनता रहता है। मेजर जब चौधरी साहब के बंगले से रवाना हुआ तो सीटी बजा रहा था और उसके सीटी का नगमा एक अंग्रेजी नगमे की धुन में था, यानी अंग्रेजी गाना उसके सीटी के धुन में बज रहा था। इधर मेजर घर की ओर जा रहा था, उधर क्रोकोडायल के साथ अशोक रक्षा शाहानी के बंगले के बाग में एक पेड़ की बहुत ज्यादा झुकी हुई डालियों में छिप कर बैठा था। उसे इस तरह बैठे हुए 3 घंटे बीत चुके थे। सारा बंगला गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। रक्षा शाहानी 10:30 बजे रात घर लौटी थी। उसका रसोइया उसका इंतजार कर रहा था। उसने रक्षा के आते ही बारामदे की बत्ती जला दी। रसोइया गुआनी था। उसने रक्षा के पास आकर पूछा, मेम साहब, आप कुछ सामान लाई है तो मैं ऊपर ले चलता हूँ? नहीं, मैं कोई सामान नहीं लाई हूं, रक्षा शाहानी ने उत्तर दिया। और जब वो बारामदे की ओर बढ़ी तो अशोक ने पेड़ की डालियों के बीच से देखा कि उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। जब वो बारामदे में पहुंची तो गुआनी रसोइया ने पूछा, मेम साहब, खाना लाऊं? डिकोस्टा, तुम बहुत जिद्दी हो, रक्षा शाहानी ने कहा। मैं तुमसे 100 बार कह चुकी हूं कि अगर मैं 10 बजे के बाद आया करूं तो तुम सो जाया करो, लेकिन तुम्हारे कानों पर जू नहीं रेंगती। जाओ, जाकर सो जाओ, मैं खाना खाकर आई हूं। क्या मैं आपके पलंग के पास पानी का जग रख दूं? डिकोस्टा ने पूछा। नहीं, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अपना पर्स हिलाती हुई और कुछ बड़बड़ाती हुई रक्षा अपने कमरे में चली गई। डिकोस्टा ने बारामदे की बत्ती बुझा दी। बंगले के बाहर फिर गहरा अंधेरा छा गया। तभी बंगले के अंदर 2 कमरों की बत्तियां जल उठी और 10 मिनट के बाद वो दोनों बत्तियां भी बुझा दी गई। इसका मतलब था कि रक्षा शाहानी और डिकोस्टा सो गए थे। काफी समय बीत गया था। क्रोकोडायल अपनी अकली टांगों पर सिर रखे हुए सो गया। अशोक भी ऊँघने लगा था। उसका सिर उसके सीने पर ढुलक आया था। वो तेजी से आंखें झपका रहा था और जागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद ने अपनी पूरी शक्ति से उस पर हमला कर दिया था। तभी कुछ हल्की सी सरसराहट हुई। वो सरसराहट इतनी धीमी थी कि ऊँघते हुए आदमी के लिए उसे सुन पाना कठिन था। कुछ देर के बाद वो सरसराहट बंद हो गई। अचानक क्रोकोडायल अपने पैरों पर से अपना सिर उठाकर ऊपर देखने लगा। उसके नथुने फूलने लगे। ठीक उसी समय कहीं दूर पर हल्की सी आहट हुई, जैसे किसी ने खिड़की खोली हो। क्रोकोडायल फौरन अपनी टांगों पर खड़ा हो गया और फिर बड़ी तेजी से उस ओर भाग छूटा जिधर ओर से आहट सुनाई दी थी। अशोक बैठा बैठा सोया पड़ा रहा। उसे क्रोकोडायल के जाने तक का पता नहीं चला। 5 मिनट बीत गए। अशोक का सिर बहुत झुक गया तो उसने संभलते हुए अपनी आंखें खोल दी। उसने क्रोकोडायल को गायब देखा तो वो उठकर खड़ा हो गया। वो क्रोकोडायल को आवाज नहीं देना चाहता था। गहरे अंधेरे में अशोक आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। उसे क्रोकोडायल कहीं दिखाई नहीं दिया। अशोक को अपने आप पर गुस्सा आया कि वो क्यों सो गया था। अब वो मेजर को क्या जवाब देगा? अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो मेजर उसे कभी माफ नहीं करेगा। वो पेड़ की घनी डालियों में से बाहर निकला। तभी उसे सरसराहट सुनाई दी और दौड़ता हुआ क्रोकोडायल उसके पास आ गया।
फिर उसने अशोक की पतलून का पायचा अपने मुंह में दबाया और उसे खींचने लगा। अशोक उसके पीछे पीछे चलने लगा। बंगले की पिछली दीवार की एक खुली हुई खिड़की के पास पहुंचकर क्रोकोडाइल जोर जोर से भौंकने लगा। अशोक ने उछलकर खिड़की की चौखट के निचले हिस्से में हाथ डाल दिया, लेकिन उसका हाथ फिसल गया और वो नीचे आकर गिरा। वो जान गया कि खिड़की से कूदकर अंदर जाने की कोशिश बेकार है। वो दौड़ता हुआ अंदर दरवाजे की ओर आया और जोर जोर से दस्तक देने लगा। कुछ देर बाद बंगले के अंदर एक कमरे की बत्ती जल उठी और गुआनी रसोइया ने, जो क्रोकोडाइल के भौंकने की आवाजें सुनकर ही जाग चुका था, अंदर से ही पुकार कर पूछा, कौन? डिकोस्टा, दरवाजा खोलो, अशोक ने आवाज दी। ठीक उसी समय क्रोकोडाइल फिर खिड़की की ओर भाग गया और अशोक वहीं खड़ा दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। क्रोकोडाइल जोर जोर से भौंक रहा था। एक पल के बाद क्रोकोडाइल के च्याऊ च्याऊ करने की आवाज सुनाई दी। सदा दरवाजा खुला और डिकोस्टा ने बाहर आकर बारामदे की बत्ती जला दी और एक अजनबी को दरवाजे पर खड़ा देखकर आश्चर्य से बोला, आप कौन है? मुझे फौरन अपनी मालकिन के बेडरूम में ले चलो। अरे आप कौन है? डिकोस्टा ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। इतने में क्रोकोडाइल लंगड़ाता हुआ सदा दरवाजे के पास आ गया। उसकी एक टांग से खून बह रहा था। अशोक ने फौरन झुककर क्रोकोडाइल की टांग हाथ मिलाकर देखी। घाव गहरा नहीं था। तभी उसकी निगाह क्रोकोडाइल के मुंह की ओर गई। क्रोकोडाइल के मुंह में कपड़े का एक काला चीथड़ा था। अशोक ने वो चीथड़ा उसके मुंह से निकाल लिया और उसे ध्यान से देखने के बाद अपनी जेब में रख लिया। डिकोस्टा फटी फटी आंखों से कभी अशोक की ओर कभी क्रोकोडाइल की ओर देख रहा था, जिसने अपनी जख्मी टांग चाटनी शुरू कर दी थी। डिकोस्टा, मुझे फौरन अपनी मालकिन के बेडरूम में ले चलो। देखते नहीं वो क्रोकोडाइल के भौंकने पर और हमारी आवाजें सुनकर भी जागी नहीं है। अशोक के मुंह से अपना नाम सुनकर डिकोस्टा और भी हैरान हो गया। डिकोस्टा ने पूछा, अरे पहले आप मुझे ये तो बताइए कि आप हैं कौन? अशोक को गुस्सा आ गया। उसने थोड़ा सा पीछे हटकर डिकोस्टा के जबड़े पर जोर का मुक्का मारा। डिकोस्टा वहीं गिर गया और बेहोश हो गया। अशोक ने तेजी से बंगले के अंदर कदम रखा। क्रोकोडाइल उसके पीछे पीछे था। अब वो ज्यादा लंगड़ा नहीं रहा था, जिसका मतलब था कि उसका घाव मामूली था। अशोक ने जेब से टॉर्च निकालकर जलाई। क्रोकोडाइल उसे रास्ता दिखाने लगा। बड़ी कठिनाई से उन्हें रक्षा साहनी के बेडरूम का दरवाजा मिला। दरवाजा अंदर से बंद था। उसे खोलना कठिन था। अशोक के लिए अब और कोई चारा नहीं रहा कि वो फिर पिछली खिड़की की ओर जाए और उसके कमरे में जाने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा करने से पहले उसने दरवाजे पर दस्तक दी और ऊंची आवाज में पुकारा, रक्षा जी, रक्षा जी। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अशोक के पांव तले से धरती निकल गई। अंदर से जवाब नहीं आने का मतलब था कि रक्षा बेहोश थी या कातिल अपने मकसद में कामयाब होने के बाद जा चुका था। अशोक तेजी से पीछे मुड़ा। सदर दरवाजे में डिकोस्टा अभी तक बेहोश पड़ा था। अशोक पिछवाड़े की खिड़की के पास पहुंच गया और बड़ी मुश्किल से खिड़की में अपना आधा धड़ गुजा मारने में सफल हुआ। थोड़ा सा सरक कर अंदर कूद गया। कमरे में अंधेरा था। पलंग की ओर देखते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। रेशमी साड़ी पहने रक्षा साहनी पलंग पर बेसुध पड़ी हुई थी। उसके बाएं हाथ और गर्दन पर खराशों के 2 गहरे निशान थे। अशोक ने डरते डरते उसकी नब्ज पर हाथ रखा। नब्ज चल रही थी। फिर अशोक ने डरते डरते रक्षा के सुंदर और मोहक सीने पर हाथ रख दिया। दिल भी धड़क रहा था। अशोक की जान में जान आ गई। तभी अशोक ने कमरे में एक विचित्र सी गंध अनुभव की। क्रोकोडाइल जो खिड़की में से कूदकर अंदर आ गया था, जोर जोर से छींकने लगा। अशोक समझ गया कि कमरे में क्लोरोफॉर्म की गंध बसी हुई है। उसने लपक कर दरवाजा खोल दिया ताकि क्लोरोफॉर्म की गंध कमरे से बाहर निकल जाए। फिर अशोक मुड़कर क्रोकोडाइल के पास आ गया और उसकी पीठ थपथपाकर बोला, आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली है क्रोकोडाइल, वरना मेजर साहब मुझे कान पकड़कर अपने यहां से बाहर निकाल देते। उसने बड़े प्यार से क्रोकोडाइल का सिर अपने सीने से लगा लिया और एक कुर्सी पर बैठकर रक्षा साहनी की ओर देखते हुए सोचने लगा कि हमलावर जब खिड़की से कूदा होगा, रक्षा साहनी की आंख खुल गई होगी और जब
हमलावर ने इसे क्लोरोफॉर्म सूंघाने की कोशिश में चाकू से वार किया होगा। रक्षा ने चाकू का वार हाथ पर रोक लिया होगा। उसने प्रतिरोध किया होगा। हमलावर ने तब दूसरा वार किया होगा जब वो पूरी तरह बेहोश नहीं हुई होगी। इतने में ही क्रोकोडाइल के भौंकने की आवाज और मेरे कदमों की आहट सुनकर वो बौखलाकर भाग गया होगा। ओ मेरे गॉड, अगर 2 मिनट की देर हो जाती तो हमलावर अपना काम कर चुका होता, अशोक के मुंह से निकला। फिर उसकी निगाह रक्षा साहनी के पर्स पर जा पड़ी जो खुला हुआ था। वो पर्स के पास पहुंचा और ध्यान से देखने लगा। वो सोच रहा था कि शायद हमलावर ने पर्स खोला होगा। मामला गंभीर था। वो दोबारा कुर्सी पर आ बैठा। उसने ट्रांसमीटर की जेब में एक तार निकालकर फंसा दिया जिसके सिरे पर एक छोटा सा पिन बना हुआ था। उसने घड़ी की सुई एक विशेष अंक पर घुमा दी और तार का छोर का प्याला कान से लगा लिया जो रिसीवर का काम देता। हेलो हेलो, एक्स स्पीकिंग दिस साइड, उसने कहा और 1 मिनट तक इंतजार करने के बाद फिर बोला, हेलो हेलो, जेड स्पीकिंग दिस साइड। अशोक का चेहरा खुशी से खिल उठा। दूसरी ओर से मेजर बलवंत था। मेजर साहब फौरन चले आइए, अशोक ने कहा। क्यों, खैरियत तो है? जी हाँ, रक्षा साहनी पर हमला हुआ। हमला कैसे हुआ? मेजर ने बिफरी हुई आवाज में कहा। तुम उस वक्त कहाँ थे? मैं उनके बाग में था। हमलावर पिछली दीवार की खिड़की खोलकर बंगले में घुसा। उसके कदमों की आहट सुनाई नहीं दे सकी थी क्योंकि पता नहीं किसी खास किस्म के जूते पहने थे उसने। बहरहाल क्रोकोडाइल की चौकसी ने उसे अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। मेजर ने कहा, अच्छा इंतजार करो, आ रहा हूं। तुम रक्षा साहनी के पास ही रहना, ऑल ओवर। अशोक अभी ट्रांसमीटर घड़ी के तार खोलकर अपनी जेब में उसे डाल रहा था कि डिकोस्टा एक डंडा हाथ में लिए हुए बेडरूम में आ पहुंचा। मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा, चोर कही के। अशोक ने फौरन जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। रिवॉल्वर देखते ही डिकोस्टा डर गया। आराम से बैठ जाओ, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं चोर नहीं हूं, अशोक ने कहा। डिकोस्टा चुपचाप फर्श पर बैठ गया और उसने डंडा बाहर फेंक दिया। अशोक मुस्कुराया कि आदमी को अपनी जान कितनी प्यारी होती है। 40 मिनट के बाद मेजर वहां पहुंच गया। उसने रक्षा साहनी का मुआयना किया और फिर अशोक की ओर मुड़कर कहा, घाव ज्यादा गहरे नहीं हैं, खून भी ज्यादा नहीं बहा है। रक्षा की बेहोशी क्लोरोफॉर्म की वजह से है। डर तो सिर्फ इस बात का है कि जिस चाकू से हमला हुआ कहीं वो जहर में बुझा हुआ ना हो। तभी मेजर की निगाह क्रोकोडाइल की जख्मी टांग पर पड़ी। क्या क्रोकोडाइल पर भी हमला किया गया था? जी हाँ। अशोक दौड़ो, इस घर में फोन है, इंस्पेक्टर मैथ्यूज को फोन करो। उसके घर का नंबर है 67328। उसे इंफॉर्मेशन दो कि फौरन पुलिस डॉक्टर को लेकर रक्षा साहनी के बंगले पर पहुंच जाए। ज्यादा सवाल मत करने देना, बस इतना कहना कि मेजर बलवंत आपको बुला रहे हैं। डॉक्टर अपने साथ जरूरी सामान और दवाएं लेकर आए। आधे घंटे से ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। डिकोस्टा हैरान था कि ये कैसे लोग हैं, पुलिस को खुद ही बुला रहे हैं, लेकिन उसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। चलो मुझे टेलीफोन वाले कमरे में ले चलो, अशोक ने डिकोस्टा से कहा। डिकोस्टा ने फौरन उसकी आज्ञा का पालन किया तो अशोक के हाथ में रिवॉल्वर देखकर इतना घबरा गया था कि उसने अपनी मालकिन की ओर भी देखने की कोशिश नहीं की। मेजर रक्षा साहनी के पर्स की ओर देख रहा था और खुद से कह रहा था, हमलावर कत्ल करने में तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन अपने मतलब की चीज ले जाने में जरूर कामयाब हो गया। क्रोकोडाइल ने मेजर के जूतों पर अपना सिर रख दिया था। मेजर ने झुककर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे तुम तो बड़े बहादुर बेटे हो। अभी डॉक्टर आया जाता है, वो फैसला करेगा कि तुम्हारा ये जख्म मामूली है या खतरनाक है। अशोक फोन करने के बाद वापस आ गया तो उसने जेब में वो काला चीथड़ा निकालकर मेजर की ओर बढ़ा दिया जो क्रोकोडाइल अपने मुंह में दबा लाया था। जब क्रोकोडाइल लंगड़ाता हुआ आया था तो ये काला चीथड़ा उसके मुंह में दबा हुआ था, अशोक ने कहा। मेजर ने वो चीथड़ा हाथ में लेकर देखा और उसके मुंह से निकला, तो हमलावर काले कपड़े पहनकर आया था ताकि अंधेरे में उसके आने का किसी को पता न चल सके। और फिर रक्षा साहनी के गले के जख्म की ओर इशारा करते हुए मेजर ने कहा,
ये वार ऐसा मालूम होता है कि हत्यारे ने जाते जाते बौखलाहट में किया है, इसलिए जोर का वार नहीं कर सका। तभी बाहर एक मोटर रुकने की आवाज सुनाई। मेजर ने कहा, इंस्पेक्टर मैथ्यूज बड़ी जल्दी पहुंच गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अशोक बोला, अभी तो मुझे फोन किए हुए 2 मिनट ही बीते हैं। वो दोनों चौकन्ने होकर मोटर से आने वाले का इंतजार करने लगे। कुछ मिनट के बाद सेठ सूरज नारायण शाहानी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने मेजर को अपनी बेटी के कमरे में बैठे देखा तो ठिठक कर रह गए और हकलाते हुए, मैं क्लब से वापस आ रहा था तो मैंने रक्षा के बेडरूम में बत्ती जलती देखी, इसलिए उससे मिलने चलाया। मिल लीजिए, मेजर ने रक्षा के पलंग की ओर इशारा करते हुए कहा। सेठ शाहानी ने पलंग की ओर देखा तो तेजी से आंखें झपकाने लगे। तब तक इंस्पेक्टर भी पहुंच चुका था। इंस्पेक्टर बोला, कल मैं क्या मुंह लेकर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के पास जाऊंगा? वो तो कहेगा कि मैं हत्यारे को क्या तब ढूंढूंगा जब सारे शहर की हत्या कर दी जाएगी। मेजर हंसने लगा। उसने इंस्पेक्टर को तसल्ली देते हुए कहा, अगर मैं अपना वायदा तय समय से पहले ही पूरा कर दूं तो क्या आप खुश हो जाएंगे? अरे बहुत खुश होऊंगा और आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, तो कल 11 बजे मैं आपको फोन करूंगा। इसके बाद आपको मेरे कहने के मुताबिक काम करना होगा। अरे आपका हुक्म सिर आंखों पर बजा लाऊंगा महाराज। पुलिस डॉक्टर रक्षा शाहानी का खून निकालकर कई दवाओं में मिलाने के बाद उसकी जांच कर रहा था। तो डॉक्टर साहब, आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? मेजर ने पूछा। केमिकल टेस्ट के नतीजे बता रहे हैं कि जिस हथियार से हमला किया गया था वो जहरीला नहीं था, डॉक्टर ने उत्तर दिया। मेजर की जान में जान आई। डॉक्टर साहब, रक्षा शाहानी के जख्मों के बारे में क्या राय है आपकी? जख्म गहरे और खतरनाक नहीं है। इनकी जिंदगी को देखने में तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन रोगी के होश में आने के बाद ये देखना होता है कि उस पर हमले का कितना असर पड़ा है। सदमा गहरा हो तो मरीज सकते में आ सकता है। ये दशा बनी भी रह सकती है और खतरनाक भी साबित हो सकती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कल शाम तक भी इनके होश में आने की कोई उम्मीद नहीं है। मेजर ने कहा, अरे मैं डॉक्टर हूं, ज्योतिषी नहीं हूं। क्लोरोफॉर्म का असर खत्म होने पर ही पता चलेगा कि इनको जल्दी होश आता है या नहीं। इस समय तो मेरी सलाह यही होगी कि इनको फौरन अस्पताल भेजा जाए। हाँ, देर नहीं होनी चाहिए, मेजर ने कहा। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी कार में रक्षा को हॉस्पिटल ले जाइए। इंस्पेक्टर ने कहा, जरूर, आइए इनको उठाकर नीचे ले चलें। सबने हाथ बटाया, तब कहीं रक्षा को इंस्पेक्टर मैथ्यूज की कार तक ले जाया जा सका। मेजर बलवंत जो है इस कहानी को सुलझाने के करीब पहुंच चुके हैं। रक्षा शाहानी जो कि सेठ सूरज नारायण शाहानी की बेटी है, उस पर भी हमला हो चुका है। बहुत सारे कत्ल हो चुके हैं। मेजर बलवंत अब आगे क्या करते हैं ये हम आपको सुनाएंगे इस खून के छींटे उपन्यास के आखिरी कड़ी में, जो कि होगा एपिसोड नंबर 7। और बहुत जल्दी हम उस एपिसोड को लेकर के आते हैं। कुछ रोमांच, कुछ रहस्य, ऐसी कहानियां हम आप तक लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारी मदद आप करें। मदद आप ऐसे कर सकते हैं कि कमेंट में बताएं कि कहानी कैसी लगी। साथ ही अपने दोस्तों को, यारों को शेयर करें, बताएं कि ऑडियो में भी कहानियां आप सुन सकते हैं, क्योंकि वीडियो देखते समय सारा अटेंशन आपको फ़ोन की तरफ देना पड़ता है, लेकिन ऑडियो कहानियां आप ड्राइव करते समय, खाना बनाते समय, कुछ और काम करते हुए सुन सकते हैं। सुने और मज़ा लें। चैनल ये किस्सा कहानी है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। आवाज़ आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।